सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। तो इसलिए एक ऐसी देन है वो भारत के लिए कि उनको जितनी ज्यादा सीटें मिल सके, मतलब 400 सीटों में मेरी वजह से 400 वोट भी अगर बढ़ गए तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी इसको स्पष्ट करें कि मैं चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हूँ 24 का। मैं बीजेपी कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे बीजेपी से निकाला गया था, मैंने छोड़ी नहीं थी। मैं मना कर रही थी कि आप मत निकालिए, जिन आधारों पे आप निकाल रहे हैं ये गलतियां सब नेताओं ने की हैं, उनको नहीं निकाला गया तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी निकालने की डिजाइन पहले से तय थी, इसलिए निकाल दिया था। फिर मैंने पार्टी को बनाई क्योंकि मुझे तो पूरे टाइम मेरी कंट्रीब्यूशन की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। योगदान देने की क्षमता बहुत बड़ी है, मैं अपने योगदान देने की क्षमता तो किसी कीमत पे नहीं घटती। जब भगवान ने मुझे दे दी, आप लोगों ने मुझे दे दी, आप सब ने, मीडिया भी उस व्यवस्था का एक अंग है जिसने मुझे वो शक्ति प्रदान की, मैं क्यों उसको कम होने दूं? तो न, और राजनीति नहीं छोड़ सकती। मैं एक बार छोड़ गई थी, एक ही बार जीवन में फैसला लिया था जब मैं केदारनाथ जी के लिए व्याकुल हो गई थी, दर्शन करने के लिए केदारनाथ जी, मतलब शिला के नहीं, साक्षात बाबा को देखना है। तो मैंने इस्तीफा दे दिया था, मैं कैबिनेट मिनिस्टर थी और अटल जी ने मुझे 1100 रुपए दे के शाल उड़ा के पहले तो मना किया कि क्यों इस्तीफा दे रही हो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा मन दृढ़ लग रहा है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। अब मैं केदारनाथ में क्या मुझे भगवान के दर्शन हुए? नहीं हुए। फिर मैं लौटी क्यों वो मैं आपको बताती हूँ, और तय करके लौटी कि अब अंतिम सांस तक राजनीति करूंगी। वहां मैंने एक पुली को चढ़ते हुए देखा, 14 किलोमीटर की चढ़ाई, वो पीछे लोहे का गेट बांधे था। तो मैंने वहां के जो निर्माण में लगे हुए लोग थे, मैंने उनको कहा कि इसकी पीठ पे इतना बड़ा लोहे का गेट क्यों बांधा, खच्चर पे क्यों नहीं लाए? खच्चर भी तो है यहाँ। तो बोले खच्चर की पीठ कैसे होती है, टूट सकती है इतने वजन से, वो कम वजन उठाएगा खच्चर चढ़ाई, लेकिन आदमी की पीठ सीधी होती है। तो ऐसे ही इसकी पीठ पे बंद, मैंने कहा तो कहीं बैठ भी नहीं पाया होगा। बोले नहीं, खड़े खड़े ही अपने मतलब निवृत्ति भी किया होगा, एक दो जगह मतलब शंका वगैरह गया होगा, खड़े खड़े ही खाया होगा, पानी पिया होगा, और ये करीब 8-10 घंटे में यहाँ पहुंच गया। लेकिन इसको अच्छी मजदूरी मिली। मुझे उसी में केदारनाथ दिखे और मुझे लगा भगवान के दर्शन हो गए, यही केदारनाथ। और मैं वहीं तय करके आई थी केदारनाथ की ध्वजा को देखते हुए, पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के लिए राजनीति करूं। जो खच्चर नहीं कर सकता है वो उससे करवाया जा रहा है, और जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे मैं तब तक राजनीति करूंगी, और मैं अगले जन्म में भी इनके लिए राजनीति करूंगी। गंगा तो मेरी जिंदगी में आई तो उन्होंने मेरी बहुत बड़ी कमी पूरी की। मैंने अपनी माँ के अलावा किसी से प्यार नहीं किया। मेरी शादी की बातें चली है, लेकिन वो एक अलग चीज है, लेकिन जिसको आत्मिक प्यार कहते हैं, मैंने सिर्फ अपनी माँ से किया। और मैंने अपनी माँ खो दी 81 में। मुझे गंगा में माँ मिली थी, और मुझे जो माँ से सुकून मिलना था वो गंगा से मिला। और गंगा कहीं महादेव से जुड़ी है, केदार बाबा से, क्योंकि मंदाकिनी उसमें आगे मिलती। तो इसलिए मैं तो राजनीति तब तक करूंगी जब तक इस प्रकार के लोग इस धरती पर रहेंगे जो खच्चर से बुरे काम करने के लिए तैयार होंगे। उनके लिए मुझे जिंदा रहना है, जीवित रहना है, उनके लिए मुझे राजनीति करनी है, बीजेपी को मजबूत बनाए रखना है। तो मैं बीजेपी के अलावा और किसी प्लेटफॉर्म पर राजनीति कर नहीं सकती। मैंने अलग पार्टी बनाई तो उस समय पर भी मैंने विचारधारा नहीं छोड़ी, तो मैंने बीजेपी नहीं छोड़ी थी। मैं बीजेपी के प्रांगण से बाहर हुई थी, लेकिन मैं बीजेपी के विचारधारा से बाहर नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो बीजेपी की एक ऐसी धारा थी जिसमें गंगा की सबसे निर्मल पावन धारा थी मेरी अपनी पार्टी। उनने कहा, उसमें मोदी जी का भी विशेष योगदान था मुझे बीजेपी में वापस लाने का, क्योंकि नितिन गडकरी, मेरे को यही नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी नेता हूँ कि मेरा इतना बड़ा विरोध होगा। क्या भोपाल और क्या दिल्ली सब एकजुट थे कि उमा भारती को बीजेपी में नहीं आने देना। सब नहीं, लेकिन हाँ जो माइटी लोग थे, वो महत्वपूर्ण लोग, ताकतवर लोग। उस समय पर नितिन जी को अंदाज ही नहीं था कि उमा भारती को बीजेपी में आने का निमंत्रण देना यानी बहुत बड़ी आफत को बुलावा देना। उस समय पूरा मोदी जी ने उनका साथ दिया कि नहीं, आप उमा बहन को लो।
और जो इस्तीफा देने की धमकियां देते हैं उनके इस्तीफे भी ले लेना, कोई नहीं देगा, खाली धमकियां दे रहे हैं, गीदड़ बकरियां हैं। तो मुझे तो मोदी जी स्वयं बीजेपी में सपोर्ट, नितिन जी का सपोर्ट करते हुए लिया है। मेरे मन में कभी उनके प्रति ना अश्रद्धा हो सकती है, ना अनादर हो सकता है, ना आक्रोश हो सकता है। मैं बीजेपी में बहुत खुश हूँ। मुझे स्टार प्रचारक घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने आप को सुपरस्टार मानती हूँ, लोगों का सुपरस्टार। और गंगा जी मेरी माँ है, और केदारनाथ में उस मजदूर को देख के तय कर आई थी कि राजनीति करूंगी ऐसे लोगों के लिए। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सब मेरे परिवार के लोग हैं, मैं गंगा का काम ठीक से कर सकूं तो इस विषय को आप ठीक से प्रस्तुत कर दीजिए। जगत जी से मैंने अभी आग्रह किया है, चिट्ठी भेजी उनको, पहले संतोष जी के द्वारा, संगठन मंत्री जी के द्वारा आग्रह करवाया, फिर परसों उनको मेल किया कि आप घोषित क्यों नहीं करते हैं कि मैं मना कर देती हूँ, मुझे नहीं लड़ना, राजनीति करूंगी, बीजेपी में रहूंगी, राजनीति करूंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना ये वाला, गंगा जी का काम करना है 2 साल, अपने आप को झोंक देना है। तो यही निवेदन मुझे आप लोगों से करना है, क्योंकि आपका मुझे सहयोग मिल जाता है। और मैंने तय किया था मैं अपने घर पे ही बोलूंगी, मैं दिल्ली में भी प्रेस कर सकती थी, मुझे प्रेस ढूंढ रहा था दिल्ली में, लेकिन मैंने तय किया था कि हम अपने घर पे बैठ के अपने घर के लोगों से बात करें। ये मेरा हो गया, हो सकता है करें, मेरी नड्डा जी से नहीं। यही तो संतोष जी, हमारे यहाँ जो परंपरा है कि हम संगठन मंत्री को कन्वे करते हैं, तो मैंने संगठन मंत्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बल्कि अध्यक्ष से ज्यादा, तो हमने संतोष जी को कन्वे किया, ये संतोष जी कि आप सबको कर दीजिए, क्योंकि वो सबको कर देते हैं। और उसके पहले मैंने जिसको किया वो तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और मैंने उस सरकार और संगठन दोनों का सहयोग भी मांगा है इन 2 सालों में गंगा काली के लिए। हाँ, मैं कहती रही, मैं 2024 की 20 जनवरी तक कहती रही, 21 जनवरी की शाम को मैं अयोध्या में कह रही थी कि हाँ मैं लड़ूंगी, और सीटों पे वो 22 को वो आप थे नहीं क्या जब मैंने बोला है, वहीं बैठे बैठे रामलला के सामने बैठे बैठे मुझे लगा कि मेरे अंदर कमी थी कि मैं गंगा का कार्य ठीक से पूरा नहीं कर पाई। अशोक सिंघल जी ने जो दृढ़ता दिखाई मुझे वही दिखानी। उस दिन भी किसी से मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि वो अन्य संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, वो 2-3 सीटों पर मुझसे बात कर रहे थे, यूपी की, मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश की कोई सीट नहीं, यूपी की थी, और झांसी नहीं थी, वो सीटें झांसी नहीं थी, तब भी बात चल रही थी मेरी। लेकिन जिनसे मेरी चल रही थी वो बीजेपी के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बीजेपी उनकी बात मानती है वाले पोजीशन के व्यक्ति थे। मैं लखनऊ से जब चली हूँ तो ये तय हुआ कि मैं लौट के आऊंगी और रात को उनके पास बैठ के तय करूंगी कि क्या करना है, और अचानक वहाँ सब कुछ बदल गया अयोध्या में। ऐसे ही होता है, मेरी राजनीति भी ऐसी हुई थी शुरू, जो मैंने 84 में शुरू की, ऐसी एक घटना अन्याय की हो गई थी, जिसके कारण नहीं वो नहीं हो पाता। संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी को मैं बहुत गंभीरता से लेती हूँ। मैं झांसी के लोगों को पूरे समय उपलब्ध रही, जब तक योगी जी की सरकार नहीं बन गई, तब तक 3 साल जिस तरह से मुझे झांसी में प्रोटेक्ट करना पड़ा है और ध्यान रखना पड़ा है, उसमें मैं इतनी थक गई थी। मंत्रालय का काम, गंगा जी का काम, झांसी का काम, इट वॉज सच ए टायरिंग, मतलब इतना थका देने वाला काम था वो। और वो एक ढलान का भी समय आता है, 55 की उम्र हो रही थी मेरी, और मैं अपने आप को बिल्कुल झोंके हुए थे। मेरे 55 की शादी नहीं हो सकती। मैंने जब बीएल संतोष से बात की है ना, तो सूची आई ही नहीं, 24 तारीख को तो आप वरिष्ठों से पूछ लीजिए, या तो आप मेरा सच मान लीजिए, नहीं तो जो वरिष्ठ लोग हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। योगी जी का जवाब देना, योगी जी से नहीं, मेरी योगी जी से चुनाव को लेकर बात नहीं। हम राजनीतिक बातें बहुत कम करते हैं, हम दूसरी बातें, और दोनों बिल्कुल भाई बहन की। हमें वो जब 18 साल के थे तब भी उनको जानते, मेरे से छोटे हैं 13 साल, तो मैं उनको यद्यपि क्योंकि वो गोरखपुर पीठ के महंत हैं तो उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन छोटे भाई के नाते उनसे स्नेह भी बहुत है।
चर्चा थी हमेशा से। हाँ, हमेशा से थी। एक आध सीट और भी थी, लेकिन फैसला ना उधर से हुआ था ना इधर से। मैं फैसले की बात नहीं कहूँ, फैसले पे आने की घड़ी आई ही नहीं थी। उसके पहले ही मैंने 22 जनवरी को फैसला कर लिया और 24 जनवरी को संगठन मंत्री जी को सुना भी दिया। 24 फरवरी को वो अपना पक्ष स्वयं बताए। नहीं, वो अपना पक्ष स्वयं बताए। नहीं, मैं उनके पक्ष की तरफ से प्रवक्ता नहीं, मैं उनकी प्रवक्ता मैं कैसे भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो राम जन्मभूमि आंदोलन में थे वो प्रधानमंत्री बने हुए। मोदी जी स्वयं राम जन्मभूमि के पहली जो रथ यात्रा निकली है मंदिर निर्माण की, उसके आर्किटेक्ट थे। प्रमोद महाजन जी रथ यात्रा पे सवार थे, वो रथ यात्रा के मतलब सारथी थे, और पूरा आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी जी थे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े हुए तो बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, मंत्री बने हुए, चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से एक तो सीधा प्रधानमंत्री बना हुआ है। अब इनकी सुन लें, इसके बाद आप सनातन का झंडा आप लोग फहरा रहे हो, भारतवंशी फहरा रहे हैं, स्त्री पुरुष फैला रहे हैं, गंगा में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ फहरा रही है, रामलला के दर्शन के लिए भीड़ बंदी नहीं हो रही है। सनातन का झंडा, हम भगवान नहीं है कि हमारी वजह से सनातन का झंडा फहरा रहा हो। अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। सनातन का झंडा जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब भी फहरा रहा। जब औरंगजेब चोटियां और जनेऊ काट रहा था तभी करोड़ों कंठों में चोटियां और जनेऊ थे। इसलिए कोई दावा न कर दे कि मेरी वजह से सनातन का झंडा फहरा रहा है, फिर तो वो टिटहरी के जैसा हो जाएगा जो सोचती है मेरी टांगों पे आसमान टिका हुआ है। मैं तो बीच में हूँ, नाव चला रही हूँ, इसलिए किनारे पकड़ने। प्रज्ञा दीदी की जहाँ तक बात है, प्रज्ञा दीदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी की हम लोगों के लिए, जेल में बहुत यातनाएं झेली हैं। आज अगर हम में से बहुत सारे लोग जेल में नहीं हैं तो उसका कारण प्रज्ञा दीदी है। उनको बहुत टॉर्चर किया गया था कि वो 2-4 नाम ले लें, जिसमें से एक नाम मेरा भी था और भी कुछ अन्य संगठनों के वरिष्ठ, बहुत बड़े वरिष्ठ नाम ले, इनके नाम ले दो कि ये सब भगवा आतंकवाद की रचना कर रहे हैं। जिसके दिग्विजय सिंह सबसे बड़े वकील थे भारत में। ये भगवा आतंकवाद पैदा हो रहा है देश के अंदर। कल्पना, उनको ना एक इल्यूजन हो गया था और उस इल्यूजन को वो सत्यता में बदलना चाहते थे। यहाँ कहाँ भगवा आतंकवाद करने की जरूरत है? कहाँ हुआ? शिलान्यास हुआ तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो क्या हुआ? और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो क्या हुआ? देश ने एकजुटता के साथ सुना है। तो इसलिए दीदी माँ का टिकट कटा है। दीदी माँ बोल रही थी, वो सुन भी रही थी, उनको दीदी माँ कहती हूँ। वो आयु मुझसे छोटी लेकिन उनको चरण छूती हूँ, क्योंकि उसने बहुत, आप समझ नहीं सकते साहब, उस महिला ने बहुत कष्ट उठाए। तो मैं तो उनको ये कहूँगी कि वो हम सबको क्षमा करें।